साथियों, देखिए इस सीरीज का ये 101वां सवाल है। सवाल में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा। भाग नहीं लेने के बारे में इसमें बताया गया है। जैसे आर्टिकल 54 है, आर्टिकल 54 में निर्वाचन की बात की गई है राष्ट्रपति के। आर्टिकल 55 इसमें निर्वाचन की रीति बताई गई है। रीति कैसी होगी ये आर्टिकल 55 में बताया गया है। निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा। पहले तो जो संसद है, संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य की बात की गई है। ये बात ध्यान रखना, ना कि मनोनीत सदस्य की। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते क्योंकि वो उनको राष्ट्रपति ही मनोनीत करता है। इसके अलावा जो विधानसभा है, विधानसभा कौन सी? राज्यों की विधानसभाएं, इनके निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे। साथ में एक चीज और इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ, जैसे दिल्ली और पुदुचेरी, ये मैं अलग से इसलिए बता रहा हूँ, हालांकि राज्यों की विधानसभाएं आ गई और दिल्ली और पुदुचेरी में ही विधानसभा है। पुदुचेरी और दिल्ली में ही विधानसभा है, तो इनके निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। निर्वाचित सदस्य एमएलए भाग लेंगे इनके। और ये मैंने इसलिए बताया है दिल्ली और पुदुचेरी को अलग से, क्योंकि ये जो दिल्ली और पुदुचेरी को जो जोड़ा गया था राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने के लिए, 70वां संविधान संशोधन था। 70वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। ये 1992 से ये अधिकार मिला था दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के सदस्यों को कि वो राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। इसकी राज्य की विधान परिषद है, इनके निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेंगे विधान परिषद के, तो ये ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 35 वर्ष की आयु को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए पात्रता मानदंड के रूप में घोषित करता है। कुल मिला के इसमें क्या पूछा गया है? कुल मिला के इसमें योग्यता पूछी गई कि इसकी योग्यता कितनी होनी चाहिए। राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में है। योग्यता 35 वर्ष की होगी। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए और भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए। इसके अलावा देखते हैं इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है राष्ट्रपति के वो देख लेते हैं। जैसे आर्टिकल 52 है। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद की बात की गई है। राष्ट्रपति होगा भारत का ये। आर्टिकल 53 इसमें कार्यपालिका की शक्ति के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति आर्टिकल 53 में बताया गया है। आर्टिकल 54 और 55 में हो ही गया है। 54 में क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन। 55 में निर्वाचन की रीति हो जाएगी। आर्टिकल 56 में क्या है? इसमें 56 में आ जाएगा कार्यकाल हो जाएगा। 5 वर्ष का कार्यकाल हो जाएगा इसका। इसके अलावा आर्टिकल 57 में पुनर्निर्वाचन की बात की गई है। पुनर्निर्वाचन। इसके अलावा आर्टिकल 58 में ही योग्यता की बात की गई है। योग्यता 35 वर्ष, और इसका आंसर इसी के सापेक्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका, अनुच्छेद 58। इसके अलावा आर्टिकल 59 में जो है वो पद की शर्तें हैं। पद की शर्तें आर्टिकल 59 में। आर्टिकल 60 में क्या है? आर्टिकल 60 में शपथ हो जाएगी। शपथ आर्टिकल 60 में शपथ, और 61 में महाभियोग हो जाएगा आर्टिकल 61 में। तो कुछ इंपोर्टेंट है। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद क्रमशः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित हैं? यानी कि शपथ किसमें ली गई है? राष्ट्रपति की और उपराष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति की तो 60 में है। राष्ट्रपति की 7 में हो जाएगी। 60 में राष्ट्रपति की 60 और उपराष्ट्रपति की हो जाएगी 69 में। इसके अलावा आर्टिकल 68 है यहाँ पर। आर्टिकल उपराष्ट्रपति की जो रिक्ति होती है, रिक्ति उसके पद को भरने का समय, रिक्ति को भरने का समय है। भरने का समय किसमें है? तो ये आर्टिकल 68 में है उपराष्ट्रपति के लिए। अगला सवाल देखते हैं।
हम सभी अनुच्छेद धीरे धीरे करके सभी अनुच्छेद हम कवर कर लेंगे धीरे धीरे करके। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति को हटाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो हटाने के संबंध में पूछा गया है, तो कौन से कथन सत्य हैं? महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, लोकसभा में या राज्यसभा में। अगला देखते हैं, महाभियोग के आरोप उस सदन के 1/3 द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए जिसमें प्रक्रिया शुरू की गई है। तो इसमें यह गलत हो जाएगा थोड़ा सा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/3 नहीं होता बल्कि 1/4 होगा। तो जिस सदन में भी वो लाया जाएगा तो उस सदन में 1/4 जो सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर होना चाहिए वो प्रस्ताव 1/4 सदस्य, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, बी तो गलत हो जाएगा। महाभियोग प्रक्रिया में राष्ट्रपति को 30 दिनों का नोटिस दिया जाता है। 30 का दिन दिया था बल्कि 14 दिनों का नोटिस दिया जाता है। 14 दिनों का नोटिस दिया जाता है, तो ये इसमें 30 गलत हो जाएगा। इसके अलावा महाभियोग प्रस्ताव उस सदन की कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है। और 1/3 जो है यहाँ पर ये गलत हो जाएगा बल्कि 1/4 होगा यहाँ पर। और इस हिसाब से हमारा ए और डी ठीक हो जाएगा, बी और सी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, इसका ए और डी ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस कारण भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है? तो क्या क्या ऐसा होना चाहिए कृत्य? तो नैतिक पतन हेतु, किसी आपराधिक कृत्य हेतु, संविधान का उल्लंघन या मानसिक अस्थिरता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, संविधान का उल्लंघन करने पर। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। अमेरिका का संविधान यहाँ से ली गई है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। 106वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाए जाएंगे? तो कौन सा आर्टिकल है जिसमें ये बात की गई है? तो ये बताना है। ये अनुच्छेद है यहाँ पर। अनुच्छेद 80 में क्या है? इसमें राज्यसभा है, अनुच्छेद 80 में। इसके अलावा आर्टिकल 60 में क्या है? आर्टिकल 60 में शपथ है। आर्टिकल 71 में ही ये बात की गई है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। आर्टिकल 71 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के जो चुनाव में उत्पन्न विवाद है वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाए जाएंगे। क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता था, निम्नलिखित में किसके द्वारा? तो सर्वोच्च न्यायालय और चुनाव आयोग, संसद, इस तरह से भी आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 71वां है, आर्टिकल 71 है और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निपटाए जाते हैं, ये दो बात ध्यान रखनी। आर्टिकल 65 में क्या है? आर्टिकल 65 में उपराष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, तो ये किसमें है? आर्टिकल 65 में है। इसके अलावा आर्टिकल 68 में क्या है? आर्टिकल 68 ये बताया था रिक्ति का समय है, रिक्ति का समय किसकी? उपराष्ट्रपति की। आर्टिकल 69 में क्या है? आर्टिकल 69 में शपथ है उपराष्ट्रपति की। और आर्टिकल 70 में क्या है? आर्टिकल 70 में है निर्वहन, कार्यों का निर्वहन। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद किसमें है? उपराष्ट्रपति का पद है 63 में, आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का पद है। और आर्टिकल 64 में क्या है? आर्टिकल 64 में है राज्यसभा का पदेन सभापति, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? वह उपराष्ट्रपति होगा। और ये बात आर्टिकल 89 में भी की गई है। तो ये बात 89 में भी की गई है। आर्टिकल 66 में देख लेते हैं। आर्टिकल 66 में क्या है? उपराष्ट्रपति से संबंधित है ये। आर्टिकल 66 में निर्वाचन है इसका। आर्टिकल 66 में निर्वाचन हो जाएगा उपराष्ट्रपति का। और 54 में किसका है? राष्ट्रपति का। 55 में राष्ट्रपति की रीति हो जाएगी, ठीक है। और आर्टिकल 67 में क्या है? आर्टिकल 67 में हो जाएगा कार्यकाल, कार्यकाल हो जाएगा उपराष्ट्रपति का, ठीक है। कार्यकाल कितना? 5 वर्ष का, 5 वर्ष का कार्यकाल उपराष्ट्रपति का। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ है और हम आगे देखेंगे।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंधों से संबंधित है? तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में संबंध से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 75 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 71 देखते हैं। आर्टिकल 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। अभी मैंने बताया था, ये मैं इसलिए थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि याद हो जाएगा रिपीट करने से। इससे संबंधित जो मुद्दे होंगे, इसके चुनाव से संबंधित, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो मुद्दे होंगे तो उनको कौन निपटाएगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में निपटाए जाएंगे, ये बात याद रखनी है। आर्टिकल 71 के बारे में इंपोर्टेंट है ये आर्टिकल 71 हुआ। आर्टिकल 72 में बहुत फेमस है, आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है। आर्टिकल 73 में क्या है? आर्टिकल 73 में देखते हैं अनुच्छेद 73 में। तो अनुच्छेद 73 में क्या है? इसमें बताया गया है कि केंद्र सरकार की कार्यकारी सीमाएं क्या हैं। जो केंद्र सरकार है इसकी कार्यकारी सीमाएं, यानी कार्यकारी क्षेत्राधिकार कहाँ तक है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 73 में बताएगा। अगर इसमें प्लस 89 कर दें हम तो कितना बनेगा? 89 करने पर ये बनेगा 9 3 12 का 2 और ये 162 आ जाएगा। तो 162 में क्या है? आर्टिकल 162 में हो जाएगा, आर्टिकल 162 में राज्य सरकार की कार्यकारी क्षेत्र या कार्यकारी शक्तियां हैं ये। ठीक है, कार्यकारी क्षेत्र शक्तियां हैं राज्य सरकार की, ये 162 में है और ये 73 में। इस तरह से हम कर सकते हैं इसको। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिकी कार्यवाहियां राष्ट्रपति के नाम से ही की हुई मानी जाएंगी? किसमें कहा गया है ये? तो ये कहा गया है आर्टिकल 77 में। ठीक है, आर्टिकल 77 में कहा गया है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। इसके अलावा आर्टिकल 74 देखते हैं। आर्टिकल 74 से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 74 में क्या है? इसमें राष्ट्रपति की सलाह के लिए और सहायता के लिए, सलाह और सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, मंत्री परिषद होगी और इसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। इसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 75 में, अगर इसमें 74 में 89 जोड़ दें तो जो बनेगा तो वो किसके लिए हो जाएगा? वो राज्यपाल के लिए हो जाएगा। राज्यपाल के लिए मंत्री परिषद होगी और उसका एक सीएम होगा, मंत्री परिषद का मुखिया। तो ये 89 जोड़ने पर मिल जाएगा यहाँ पर। आर्टिकल 75 में क्या है? आर्टिकल 75 में है जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। ये तो किसमें है? ये आर्टिकल 75 में है। और इसी के साथ इसमें ये बात भी की गई है कि जो अन्य मंत्री होंगे तो उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन वो पीएम के परामर्श के अनुसार करेगा। ठीक है, इसमें ये बात की गई है। इसके अलावा आर्टिकल 75 का क्लॉज 3 है। ठीक है, इसमें एक बात की गई है कि इसमें मंत्री परिषद जो होगी, जो मंत्री परिषद होगी, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के उत्तरदायी होगी। लोकसभा के तो एक किसमें उत्तरदायी होगी? किसमें? आर्टिकल 75 के क्लॉज 3 में ये बात की गई है। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक बात और है, आर्टिकल 75 में ही ये बात की गई है कि जो भी मंत्री 6 माह तक, अगर कोई मंत्री है वो 6 माह तक लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो मंत्री भी नहीं रहेगा, मंत्री भी नहीं रहेगा। इसके अलावा आर्टिकल 76 है। आर्टिकल 76 में भारत का महान्यायवादी है, भारत का महान्यायवादी। इसके अलावा अगर इसमें प्लस का 89 कर दें तो 165 बनेगा और 165 में क्या है? इसमें राज्य का महाधिवक्ता हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 78 में क्या है? 77 में तो आ ही गया यहाँ पर। ये 77 में क्या है कि जो भी कार्यवाहियां कार्यपालिका की राष्ट्रपति के नाम से की हुई मानी जाएंगी। आर्टिकल 78 इंपोर्टेंट है। आर्टिकल 78 में क्या है? इसमें राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति को जानकारी
देने के पीएम के कर्तव्य, प्रधानमंत्री के कर्तव्य आ जाएंगे इसमें आर्टिकल 78 में। इसमें भी अगर 89 जोड़ दें तो कितना बनेगा, ये बनेगा 167। और 167 में क्या आ जाएगा, 167 में आ जाएगा राज्यपाल को जानकारी देने के सीएम के कर्तव्य। ठीक है, इस तरह से हम इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? तो आकस्मिक निधि का संरक्षक कौन होता है भारत की? तो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। राष्ट्रपति आकस्मिक निधि का संरक्षक होता है। आकस्मिक निधि आर्टिकल 267 में बताया गया है, या आगे आएगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आर्टिकल 266 में संचित निधि है, संचित निधि। अगला क्वेश्चन है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और राष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? अगर दोनों ना रहे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। ठीक है, इसके अलावा भारत का महान्यायवादी 76 में है, आर्टिकल 76 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघीय कार्यपालिका से संबंधित है? संघीय कार्यपालिका से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 52 से 78 तक जो है वो संघीय कार्यपालिका से संबंधित अनुच्छेद है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए पॉकेट वीटो का उपयोग किया था? तो किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह ने किया था ये 1986 में। इसके अलावा ये बात किसमें की गई है कि जो राष्ट्रपति की जो वीटो की शक्ति होगी, विधेयक पर वीटो की शक्ति, तो वो आर्टिकल कौन सा है? वो आर्टिकल 111 है। ठीक है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। आर्टिकल 111 में ये बात है कि राष्ट्रपति की जो वीटो शक्ति है वो 111 में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों के सत्र में न होने पर राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? ठीक है, तो ये इसमें कौन सा ऐसा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 123 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका, आर्टिकल 123। इसके अलावा आर्टिकल 121 में क्या है? 121 में जो संसद है, ये इंपोर्टेंट आर्टिकल्स है। संसद है वो संसद न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा नहीं करेगी, इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, ये आर्टिकल किस में है? 121 में है, आर्टिकल 121 में। आर्टिकल 122 में क्या है? आर्टिकल 122 में क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा कि जो संसद की कार्यवाहियां हैं, जो संसद की कार्यवाहियां हैं की जांच न्यायालय द्वारा नहीं की जाएगी। यहाँ से इनको छूट मिली हुई है संसद को, इसकी कार्यवाहियों की जो जांच है वो न्यायालय द्वारा नहीं की जाएगी। इसके अलावा आर्टिकल 124 में क्या है? इसमें सुप्रीम कोर्ट का गठन आ जाएगा, आर्टिकल 124 में। 124 एक में क्या है? 124 एक इसके अलग अलग आते हैं ये। इसमें न्यायाधीशों की संख्या है, आर्टिकल 124 के क्लॉज 1 में न्यायाधीशों की संख्या। ठीक है, संख्या संरचना कितनी हो जाएगी इस समय? कितनी है? 33 प्लस 1 मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश 33 है। इसके अलावा 124 के क्लॉज 2 में क्या है? 2 में क्या आ जाएगा? 2 में आ जाएगा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में आ जाएगा। इसके अलावा 124 के क्लॉज 3 में क्या है? 3 में क्या आ जाएगा? तो 3 में आ जाएगा योग्यताएं। इसकी योग्यताएं, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जहां मैं जाना चाह रहा हूँ, तो इम्पोर्टेंट है 124 का क्लॉज 4। 124 का क्लॉज 4 ये इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया? इसमें महाभियोग है, यानी कि महाभियोग किसी तरह का जैसे राष्ट्रपति पर लगता है। ठीक है, इसको हटाने की प्रक्रिया कैसी होगी? तो वो 124 में बताई गई है। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 2 में निम्नलिखित में से कौन से उपबंध शामिल नहीं है? भाग 5 के भी अध्याय हैं। हालांकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि कोई नया क्वेश्चन है। ये पहले आ चुके हैं क्वेश्चन और आने की भी संभावना है आगे। तो पहले देख लेते हैं जो भाग 5 है। भाग 5 जो है संविधान के भाग 5, इसमें कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय हैं। इसमें 5 अध्याय दिए हुए हैं भाग 5 में। भाग 5 में 5 अध्याय इस तरह से याद कर लेंगे। ये अलग अलग बांट दिए गए हैं। तो पहला जो भाग है इसका, पहले भाग में 52 से 78 तक है। ये क्वेश्चन भी आया था अभी। 52 से 78 तक क्या है? तो 52 से 78 तक कार्यपालिका है। कार्यपालिका आ जाएगी 52 से 78 तक। इसके अलावा जो भाग 2 है, तो भाग 2 में 79 से लेकर के 122 तक आर्टिकल हैं और ये विधायिका के बारे में बताते हैं। ठीक है, विधायिका। इसके अलावा जो भाग 3 है इसका, अध्याय 3 सॉरी, ठीक है, ये तो भाग 5 है। इसका अध्याय 3 जो है, अध्याय 3 में केवल एक आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 123। इसमें क्या है? राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ठीक है, केवल एक है। इसमें सवाल में क्या दिया हुआ था कि भाग अध्याय 2 में नहीं आता, तो यही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में है ये बात। ठीक है, राष्ट्रपति की जो शक्ति है अध्यादेश जारी करने की, तो वो भाग 5 के अध्याय 3 में है, आर्टिकल 123। कितना अंदर से क्वेश्चन पूछा है ये, बहुत मैं मानता हूँ थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। इसके अलावा भाग 4 है। भाग 4 में कहाँ तक अनुच्छेद है? भाग 4 में 124 से लेकर 147 तक है। इसमें क्या है? इसमें न्यायपालिका है। न्यायपालिका है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और देख लेते हैं भाग 5 का। भाग 5 में आर्टिकल है 148 से लेकर 151। 148 से लेकर 151, इसमें क्या है? इसमें जो है सीएजी है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये किसमें है? आर्टिकल 148 से लेकर 151। आर्टिकल इसके दो ही आर्टिकल हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 148, आर्टिकल 148 में क्या है? इसमें जो है आर्टिकल 148 में इसके पद के बारे में बताया गया है। जो पद है और इसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाएगी सीएजी की, या 148 में। और 151 देखेंगे, 151 में रिपोर्ट है इसकी, सीएजी की रिपोर्ट। सीएजी की जो समीक्षा रिपोर्ट है, तो वो किसमें है? 151 में। बस ये दो ही आर्टिकल हम इसमें देखेंगे। संसद में चर्चा पर निर्बंधन, तो ये भी मैंने बताया था, आर्टिकल 121 में था ये। ठीक है, संसद में निर्वाचन चर्चा पर निर्बंधन किसकी चर्चा पर? न्यायाधीशों की। ठीक है, न्यायाधीशों की आर्टिकल 121 में है और ये भाग 2 का हिस्सा है। भाग 2 79 से लेकर 122 तक है। कुछ दशा में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये 108 में है। ठीक है, 108 में है। इसके अलावा ये भाग 3 में चला जाएगा, 123 आर्टिकल है ये। और संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, ये किस में है? ये आर्टिकल 120 में है। आर्टिकल 120 में है हिंदी या इंग्लिश, कोई सी भाषा में भी ये प्रयोग की जा सकती है। और जो लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति, वो अनुमति दे सकता है 22 भाषाओं में से किसी भाषा का प्रयोग करने की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति कौन है? तो स्वतंत्र भारत में पहले जन्म लेने वाले राष्ट्रपति कौन से हैं? तो ये है द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। राष्ट्रपति को याद करने की एक ट्रिक है, जैसे राष्ट्रपति क्रम के बारे में पूछ लिया जाता है कि इनको क्रम से लगाइए राष्ट्रपति को, तो हम किस तरह से याद कर सकते हैं? ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है, राजा, राधा और हुसैन। राजा, राधा, हुसैन एक दो बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। गिरे अली नील के जाल में, अली नील के जाल में। और दूसरी लाइन इसकी याद रखेंगे, यहाँ पर और लगा लेंगे अलग से। और राम, शंकर, ये याद करने के लिए है बस।
राम शंकर नारायण, राम शंकर नारायण काली देवी के मुख में, काली देवी के मुख में। तो इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे, राजा राधा हुसैन गिरे अली नील, इस तरह नहीं तो राजा राजा से हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, और वीवी गिरी हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी। तो इस तरह से ये हम याद कर लेंगे आराम से, ये उस तरह की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेवानिवृत्त होने वाले उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति की कितनी अवधि के भीतर अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? कितनी अवधि के भीतर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, 60 दिन के भीतर अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होना चाहिए। और ये किस आर्टिकल में बात की गई है? आर्टिकल 68 में ये बात की गई है। आर्टिकल 68 में ने 2-3 बार बता दिया, उपराष्ट्रपति का जो पद है उसकी रिक्ति का समय दिया हुआ, उसमें रिक्ति का समय कितना होना चाहिए? 60 दिन होना चाहिए, 60 दिन के अंदर। और राष्ट्रपति के मामले में कितना है ये उपराष्ट्रपति के मामले में तो 60 दिन है, और राष्ट्रपति के मामले में 6 माह का है। 6 माह के अंदर जो है नियुक्ति हो जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कौन सा हो जाएगा? तो पहले देख लेते हैं आर्टिकल 64 में क्या है। तो आर्टिकल 64 में पदेन सभापति के बारे में है, यानी कि उपराष्ट्रपति जो है और राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये इसमें बात की गई। इसके साथ साथ आर्टिकल 89 में भी ये बात है। आर्टिकल 62 इसमें भी बता दिया है, राष्ट्रपति की पद की रिक्ति हो जाएगी। आर्टिकल 66 में क्या है? आर्टिकल 66 में ये 62 तो राष्ट्रपति के लिए, ठीक है, ये राष्ट्रपति की रिक्ति है इसमें, ठीक है, ये मैंने अभी शायद बताया नहीं बताया, तो राष्ट्रपति की रिक्ति हो जाएगी आर्टिकल 62 में। और आर्टिकल 68 में उपराष्ट्रपति की रिक्ति है, ठीक है। उपराष्ट्रपति की रिक्ति किसमें है? तो ये हो जाएगी 68 में। इसका समय है राष्ट्रपति के लिए कितना है? 6 माह का, और उपराष्ट्रपति के लिए 60 दिन का। आर्टिकल 66 में क्या है? निर्वाचन है। आर्टिकल 66 में निर्वाचन है। किसका निर्वाचन? तो निर्वाचन उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसमें है? आर्टिकल 66 में। इसके अलावा राष्ट्रपति का निर्वाचन किसमें है? राष्ट्रपति का तो ये 54 में है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। अगला क्वेश्चन है, भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन से थे? तो इस तरह से पूछ लिया जाता है, ये उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा गया है। तो उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा है, तो उपराष्ट्रपति कम से कम हमें 4-5 तो याद होने चाहिए, पहले का 4-5 का क्रम याद होना चाहिए। तो इसमें से हम देख लेंगे पहले कौन है, पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, राधा कृष्ण पहले। अब दूसरे की बात करें तो दूसरे जो उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसके अलावा जो तीसरे उपराष्ट्रपति थे तो वो वीवी गिरी थे, वीवी गिरी। इसके अलावा जो चौथे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति थे तो वो गोपाल स्वरूप पाठक, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है स्वरूप पाठक। और पांचवे जो थे तो बीडी जत्ती थे, बीडी जत्ती। तो ये हम 4-5 हमें याद होने चाहिए। तो इसमें क्या पूछा है सवाल में? तो तीसरे उपराष्ट्रपति के बारे में। तो तीसरे उपराष्ट्रपति वीवी गिरी थे, और वीवी गिरी ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है, ये वीवी गिरी है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ये हो जाएगा गड़बड़। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने? तो उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने इसके बारे में बताना है। तो अभी जैसे हमने 4-5 याद रखे, उन्हीं में से पूछा जा सकता है। देखिए जैसे बीडी जत्ती भी थे, अभी बीडी जत्ती भी आया था, कौन से थे? बीडी जत्ती 5वें थे, हमने याद कर लिया था। वीवी गिरी तीसरे थे, तीसरा आ गया था, और डॉक्टर जाकिर हुसैन दूसरे थे, और चौथे कौन थे? गोपाल स्वरूप पाठक थे, ठीक है। तो इसमें गुलजारी लाल नंदा जो है ये कभी नहीं बने। ये योजना आयोग के पहली जो योजना आयोग थी उसके उपाध्यक्ष थे। ये योजना आयोग बनी थी 1950 में,
तो उसके ये उपाध्यक्ष थे कौन? गुलजारी लाल नंदा। अगला क्वेश्चन है, और अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है योजना आयोग का। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? तो इसमें देखेंगे हम, पहली बात तो आर्टिकल 73 में क्या है? आर्टिकल 73 में क्या बताया है? इसमें केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्ति के बारे में है। केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्ति किसमें है? आर्टिकल 73 में। इसके अलावा आर्टिकल 74 में क्या है? इसमें सलाह देने के लिए किसको? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, मंत्रिपरिषद। और उसका प्रमुख कौन होगा? उसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 75 में क्या है? 75 में नियुक्ति है इसकी, किसकी? प्रधानमंत्री की। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी है, महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली थी? तो मोरारजी देसाई की जगह किसने ली थी? तो चंद्रशेखर जो थे, ये 1990 और 91 में रहे थे चंद्रशेखर प्रधानमंत्री रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो 1996 में रहे थे। इसके अलावा 1998 से लेकर 2004 तक रहे थे, और 2004 से लेकर 14 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह रहेंगे। और जगजीवन राम ये श्रम मंत्री रहे थे, प्रथम श्रम मंत्री थे ये, राष्ट्रपति नहीं रहे, प्रधानमंत्री नहीं रहे, सॉरी बार बार। और चौधरी चरण सिंह जो थे, चौधरी चरण सिंह 1979 से लेकर 80 तक रहे थे। अब बात आती है मोरारजी देसाई की। तो मोरारजी देसाई जो थे, मोरारजी देसाई जनता पार्टी की सरकार से बने थे। ये कब बनी थे? तो 1977 में बने थे, 1979 तक रहे थे ये। तो इन्हीं की जगह ली थी किसने? चौधरी चरण सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ किससे है यदि वह लोकसभा का सदस्य हो? सदन का नेता कौन कहलाता है? तो सदन का नेता हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सदन का नेता कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता कितनी है? तो आवश्यक योग्यता कितनी होनी चाहिए? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। आर्टिकल 76 में है, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और वर्तमान में जो महान्यायवादी है वो कौन है? तो वर्तमान में महान्यायवादी आर वेंकट रमणी, ये वर्तमान में है। और पहले कौन थे? तो पहले हैं ये हो जाएंगे एमसी सीतलवाड़ पहले महान्यायवादी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 के किलो 3 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का कितना भाग है? कितना भाग होनी चाहिए? 1/10 होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 100 में ये चीज बताई गई है। आर्टिकल 100 में बात बताई गई है कि 1/10 सदस्य यह उपस्थित होने चाहिए गणपूर्ति के लिए, कार्यवाही के लिए। आर्टिकल 102 में क्या है? आर्टिकल 102 में है, ये इम्पोर्टेंट है, बता रहा हूँ। 100 से लेके 110 तक के इम्पोर्टेंट। जैसे 102 हो जाएगा, इसमें सदस्य होते हैं, जो सदन के सदस्य होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, इनके सदस्यों की अयोग्यता के बारे में बात की गई है। इसमें अयोग्यता क्या होगी? और योग्यता की बात किसमें की गई है? इनकी योग्यता की आर्टिकल 84 में बात की गई है। ठीक है, आर्टिकल 84 में। और 106 में क्या है? आर्टिकल 106 में क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा इनके वेतन और भत्ते, सदस्यों के वेतन और भत्ते, सदन के संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते। आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक है। संयुक्त बैठक कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। 110 में क्या है? आर्टिकल 110 में है धन विधेयक। धन विधेयक किसमें है? आर्टिकल 110 में। 109 में क्या है? 109 में धन विधेयक को प्रस्तुत करने की
धन विधेयक को प्रस्तुत करने की जो विशेष प्रक्रिया है, प्रक्रिया के बारे में बताया गया है 109 में। 110 में धन विधेयक हो जाएगा और 111 आर्टिकल 111 में एक बार बात हो चुकी है। इसके बारे में क्या बताया था? इसके बारे में है कि जो विधेयक पर राष्ट्रपति की जो स्वीकृति है उसको स्वीकृत करना है या अपने पास रखना है, उस पर अपनी अनुमति देनी है नहीं देनी। तो 111 में इसकी शक्ति के बारे में बताया गया, राष्ट्रपति की शक्ति विधेयकों पर राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में है आर्टिकल 111 में। 112 में क्या है? 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट का उल्लेख संविधान में नहीं है। 125वां क्वेश्चन देखेंगे, संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार के अंतर्गत लाभ का पद रखने के लिए संसद के किसी भी सदन के सदस्य की अयोग्यता के संबंध में विवरण प्रदान करता है? अभी तो हो ही गया है, यही क्वेश्चन हुआ है। आर्टिकल मैंने बीच में बता दिया था 102 में जो है अयोग्यता के बारे में है, और योग्यता आर्टिकल कौन सा है? योग्यता 84 में। आर्टिकल 100 में क्या है? आर्टिकल 100 में जो सदन है, सदन में मतदान और गणपूर्ति, इनके बारे में मतदान और गणपूर्ति, किसी बात को लेकर उसमें मतदान करना और गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? 110। ठीक है, ये बताएगा आर्टिकल 100 में। आर्टिकल 104 में क्या है? इसमें शपथ लेने से पहले या अयोग्य होने पर मतदान कर दिया, कि कोई सदस्य है सदन का, संसद का है या राज्यसभा का, वो शपथ ली नहीं है उसने और वो या वो अयोग्य हो गया है और उसने उस दौरान मतदान कर दिया, तो उसके लिए दंड दिया गया है 104 में। तो इम्पोर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, आर्टिकल 98 इसमें क्या है? आर्टिकल 98 इम्पोर्टेंट है। इसमें संसद का सचिवालय के बारे में बात की गई है। संसद सचिवालय किसमें है? तो ये 98 में है ये सचिवालय, संसद सचिवालय आर्टिकल 98 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 निम्नलिखित में से किस एक स्वतंत्र कार्यपालिका का उपबंध करता है? एक स्वतंत्र कार्यालय का उपबंध करता है। तो ये आर्टिकल 148 के बारे में बताना है। भारत के महान्यायवादी, तो भारत का महान्यायवादी किसमें है? आर्टिकल 76 में है। आर्टिकल 76 में भारत का महान्यायवादी है। राज्य के महाधिवक्ता किसमें है? तो ये किसमें हो जाएंगे? इसमें 76 में अगर 89 जोड़ देंगे तो कितना बनेगा? ये बनेगा 165। तो 165 में हो जाएंगे राज्य के महाधिवक्ता। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक की 148 में है। ठीक है, 148 से 151 तक है CAG। और दो ही आर्टिकल इसके इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 148 और 151। आर्टिकल 148 में नियुक्ति है इसकी और 151 में लेखा परीक्षा की रिपोर्ट है इसकी। लेखा परीक्षा की रिपोर्ट जो राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, कौन? CAG। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की संपरीक्षा प्रतिवेदन से है? इसी के बारे में भी बात की थी। आर्टिकल 151 हो जाएगा, आर्टिकल 151 हो जाएगा इसका। इसका कार्यकाल कितना होता है? CAG का कार्यकाल इसका 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। और जो CAG है इस समय पर वर्तमान में जो CAG हैं तो वो कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ये इस समय है। और प्रथम कौन थे? तो प्रथम थे नरहरि राव, वी नरहरि राव, ये प्रथम CAG थे भारत के। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का प्रथम सत्र कब हुआ था? तो प्रथम सत्र कब हुआ था इसका? तो 13 मई 1952 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका, 13 मई 1952 को। अगर इसमें पूछ लेते हैं कि राज्यसभा है, जैसे राज्यसभा और लोकसभा, इसमें इसका गठन कब हुआ था राज्यसभा का? तो इसका हुआ था 4 अप्रैल को 1952 को। गठन मतलब चुनाव हुए थे इसके लिए। और प्रथम जो आम चुनाव हुए थे लोकसभा के लिए, तो वो कब हुए थे? 17 अप्रैल 1952 को इसका गठन हो चुका था लोकसभा का। इसके अलावा 13 मई 1952 को प्रथम सत्र हुआ था राज्यसभा का, और 13 मई 1952 को ही हुआ था लोकसभा का। अब इसमें से जो भी पूछा जा सकता है तो वही सामने है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन
लोकसभा के प्रोटेम स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, यानी कि प्रोटेम मतलब अस्थायी अध्यक्ष की। जब तक नया अध्यक्ष नहीं बन जाता तब तक के लिए तो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आर्टिकल के तहत अपने कार्यकाल के तहत राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है? लोकसभा को भंग करने के बारे में बताया है, लोकसभा के सत्रावसान के बारे में बताया गया है। तो ये कौन से आर्टिकल में? एक ही आर्टिकल में ये बात की गई है। तो वो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 85 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। तो 85 में क्या है? ये सत्रावसान और क्या कहते हैं, भंग करना या विघटन करना। तो ये इसके बारे में बताया गया आर्टिकल 85 में। आर्टिकल 85 में है और अभी तक 8 बार ऐसा हुआ है कि इसको भंग किया गया है। किसको? लोकसभा को। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, राज्यसभा स्थायी सदन है। आर्टिकल 82 में क्या है? आर्टिकल 82 में क्या है? तो इसमें लोकसभा की जो सीटें होती हैं तो उनका पुनः समायोजन है। तो यह हर जनगणना के बाद होता है, परिसीमन बैठता है, तो उसी के बारे में है 82। आर्टिकल 82 है जिसमें पुनः समायोजन है लोकसभा की सीटों का, लोकसभा की सीटों का पुनः समायोजन। तो किसमें है ये? आर्टिकल 82 में परिसीमन बैठता है हर जनगणना के बाद, 2026 के बाद बैठेगा ये। आर्टिकल 83 में क्या है? तो आर्टिकल 83 में दिया कि सदनों की अवधि कितनी होगी। सदनों की अवधि है ना, वो आर्टिकल 83 में दी गई है। सदनों की अवधि जैसे लोकसभा और राज्यसभा, इनकी अवधि, इसकी अवधि कितनी होगी? 5 वर्ष की होगी। ठीक है, 5 वर्ष की होगी। हर 5 साल के बाद नई लोकसभा का गठन होता है। राज्यसभा ये हर 2 साल में एक तिहाई सदस्य हर 2 साल में आते रहते हैं, हर 2 वर्ष में। ठीक है, तो ये विघटन नहीं होता है इसका। आर्टिकल 84 में क्या है? आर्टिकल 84 में इनकी योग्यता के बारे में, योग्यता है संसद के सदस्यों की योग्यता के बारे में। एक वर्ड है सरला। सरला से हम क्या करेंगे? से आ जाएगा संसद, वैसा आ जाएगा राज्यसभा, और लास आ जाएगा लोकसभा, तो ये 79 हो जाएगा, ये 80 और ये 81। तो इस तरह से इसको हम याद कर लेंगे आर्टिकल को इनके। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में यह उल्लिखित है कि प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगे और सत्र के कारणों से संसद को अवगत कराएंगे? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये दो आर्टिकल है, आर्टिकल 86 और 87, दोनों एक जैसे हैं। इन दोनों में ही अंतर बताना है, वो मैं यहाँ अंतर बताऊंगा इन दोनों में। आर्टिकल 86 क्या कहता है? आर्टिकल 86 और आर्टिकल 87 ये दोनों क्या बात करते हैं? आर्टिकल 86 में क्या है? आर्टिकल 86 में बताया कि जो राष्ट्रपति होगा वो सदनों को संबोधित करने के लिए संदेश भेजेगा। इस संबोधित करने की बात की है, राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेगा और संदेश भेज सकता है, उसको यह अधिकार है आर्टिकल 86 में। ठीक है, आर्टिकल 87 में क्या है? आर्टिकल 87 में जो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है ना, विशेष अभिभाषण के बारे में है आर्टिकल 87 में। विशेष अभिभाषण ये कब होता है? ये विशेष अभिभाषण होता है हर साल प्रथम सत्र में होता है विशेषकर ये। ठीक है, और ये कभी भी हो जाता है, ये कभी भी सत्रावसान कर सकता है संसद का, संसद के दोनों सदनों का संबोधन कर सकता है। तो ये 86 और 87 में अंतर है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, 87। ठीक है, 87 के क्लोज 1 में ये बात की गई है। अगला है, राज्यसभा के कामकाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कामकाज के बारे में बात है, तो देखेंगे पहला क्या है इसमें, राज्यसभा भारत के राष्ट्रपति को सहमति से भंग होती है, राष्ट्रपति की सहमति से। तो राज्यसभा तो भंग होती नहीं, तो ये तो हो जाएगा गलत, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। लोकसभा भंग होने के बाद राज्यसभा भंग नहीं होती,
और राज्यसभा दूसरे साल भंग नहीं होती, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। ठीक है, ये हो जाएगा। और आर्टिकल 83 में क्या कहा गया? आर्टिकल 83 में सदनों का कार्यकाल है, सदनों का कार्यकाल, उसी में ये बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यसभा यथाशक्य शीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी, और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। तो ये किस आर्टिकल में कही गई है बात? पहली बात देखते हैं आर्टिकल 88 में क्या है। आर्टिकल 88 में क्या है? इंपोर्टेंट आर्टिकल है ये सभी। आर्टिकल 88, इसमें महान्यायवादी, एक तो होता है महान्यायवादी और दूसरे मंत्री। आर्टिकल 88 में महान्यायवादी और मंत्री के बारे में है। इसमें बताया कि महान्यायवादी और मंत्री सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, राज्यसभा या लोकसभा, किसी की भी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन मत नहीं दे सकते। अपना मतदान देने का अधिकार नहीं है, सिर्फ भाग लेने का अधिकार है, अपनी राय इच्छा रखने का अधिकार है। आर्टिकल 88 में बताई गई है बात। आर्टिकल 90 में क्या है? आर्टिकल 90 में जो राज्यसभा के जो उपसभापति हैं उनके पद की रिक्ति से है। जो राज्यसभा का उपसभापति होता है उसके बारे में है, ना कि सभापति के बारे में। तो उपसभापति के बारे में है, राज्यसभा के उपसभापति के बारे में, उसके पद की रिक्ति के बारे में। हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं कहा जा सकता इसको, लेकिन पढ़ सकते हैं हम, कुछ नहीं पता। आर्टिकल 89 और 64 दोनों में एक ही बात है, उपराष्ट्रपति जो होगा और राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये बात की गई है। आर्टिकल 64 में जो कही गई है उपराष्ट्रपति के बारे में कही गई है, और आर्टिकल 89 में जो कही गई है तो वो उप राज्यसभा के सभापति के बारे में बात की है, जो कि दोनों एक ही होते हैं, इसलिए ये दोनों आर्टिकल एक ही जैसे हैं। आर्टिकल 87 में क्या है? आर्टिकल 87 में राष्ट्रपति का जो विशेष अभिभाषण अभी बताया था, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, तो ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 87 में है ये। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है? तो भारत की संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? जैसे विनियोग विधेयक है, तो विनियोग विधेयक क्या है? भारत के संचित निधि से निकासी विनियोग के प्रावधान के लिए पारित धन विधेयक। ठीक है, इसके अलावा ये बात तो ठीक है, इसमें ये धन विनियोग विधेयक ये होता है, भारत की संचित निधि से निकाला जाता है, ये विनियोग विधेयक कहलाता है। अनुदान मांग मंत्रालय विभाग के केवल नियोजित व्यय पूरा करने के लिए बजटीय आवंटन का निर्धारण। ठीक है, इसमें सी में क्या है? अल्पावधि चर्चा, तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले पर चर्चा करने के लिए जिसके लिए एक सदस्य द्वारा नोटिस दिया जाना और 50 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक होता है। तो इसमें समर्थन की आवश्यकता नहीं है 50 सदस्यों की, इसमें ऐसा नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत है। इसमें एक ऑप्शन ए ठीक है, केवल ये ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, वित्त विधेयक केवल कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसमें बताना है कहाँ पर प्रस्तुत किया जा सकता है। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में, वित्त विधेयक भी और धन विधेयक भी केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है ये, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता? तो कौन सा विधेयक नहीं पुनः स्थापित किया जा सकता? तो इसका आंसर हो जाएगा धन विधेयक, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, धन विधेयक। आर्टिकल 117 में क्या है? आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक के बारे में है, धन विधेयक 110 में है और वित्त विधेयक 117 में है। और आर्टिकल 110 में लिख लेते हैं, आर्टिकल 110 में धन विधेयक है, धन विधेयक। वित्त विधेयक क्या होते हैं? वित्त विधेयक जो होते हैं वो आय और व्यय से संबंधित होते हैं।
आय और व्यय से संबंधित जो भी विधेयक होंगे, तो वित्त विधेयक और धन विधेयक कौन से होते हैं? वो धन विधेयक सरकार के खर्चों से संबंधित होते हैं, सरकार के खर्चों से संबंधित होते हैं। ठीक है। इसके अलावा साधारण विधेयक ये 107 में है, आर्टिकल 107 में साधारण विधेयक है, ये किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है इसको, साधारण विधेयक को। इसके अलावा आर्टिकल 109 है, आर्टिकल 109 इसमें क्या है? धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया है, आर्टिकल 109 में। 110 में धन विधेयक। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित? ये तो दोबारा आ गया है, हाँ साथ ही क्वेश्चन दोबारा है तो धन विधेयक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत हो जाएगा? पहले देखते हैं यहाँ पर। यह केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जा सकता है, न कि एक निजी सदस्य द्वारा। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जा सकता है, एक सदस्य द्वारा नहीं पेश किया जा सकता, निजी सदस्य द्वारा। इसके अलावा इसे राज्यसभा द्वारा स्वीकार या संशोधित किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है। इसमें 109 में 109 में जो है वो ये धन विधेयक को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, और इसमें जो है ये बात जो की गई इसमें इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, बल्कि राज्यसभा को 14 दिन के अंदर इसको वापस लौटाना पड़ेगा। अस्वीकार नहीं कर सकती, इसको 14 दिन के अंदर वापस लौटाना पड़ेगा धन विधेयक को। धन विधेयक के बारे में ये बात चली है, इसे लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है, इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो केवल इसमें ये बात गलत हो जाएगी, इसमें या अस्वीकार नहीं कर सकता, बल्कि 14 दिन के अंदर इसको वापस लौटाना होगा। मेन चीज यही था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा द्वारा एक धन विधेयक को कितने दिनों के भीतर यह सिफारिश के साथ लोकसभा में वापस भेजना होता है? तो यही बात होगी, आंसर हो जाएगा इसका 14। अगला क्वेश्चन, संसद के समक्ष बजट विवरण प्रस्तुत करने की जो संवैधानिक आवश्यकता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये दी गई है, तो ये दी गई है आर्टिकल 112 में, बता दिया था मैंने अभी। 112 में दी गई। 122 में क्या है? सदन की जो कार्रवाई होती है न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 123 में क्या है? 123 में राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, और 121 में जो क्या है, न्यायाधीशों का जो आचरण है उस पर चर्चा संसद में नहीं होगी, सिवाय किसको छोड़ करके? संसद में चर्चा हो सकती है लेकिन महाभियोग के अलावा नहीं होगी। ठीक है। इसके अलावा लोक लेखा समिति के सदस्यों को कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? तो लोक लेखा समिति को कितनी अवधि के लिए? 1 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है लोक लेखा समिति को। 1921 में इसमें 1921 में इसका गठन हुआ था। 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में, 15 प्लस 7, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। इसके अलावा अध्यक्ष जो होता है वो 1967 से एक प्रावधान चला आ रहा है कि 1967 से जो इसका अध्यक्ष होगा वो विपक्षी पार्टी का होगा, विपक्षी पार्टी का होगा। 1967 से चला आ रहा है। ठीक है। और मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता है कभी कोई। ठीक है। मंत्री सदस्य नहीं बन सकता है इसका भी, और प्राक्कलन समिति का भी। और ये होती क्या है? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति जो सरकार के वित्तीय खर्च हैं उनकी जांच करती है। इसके अलावा प्राक्कलन समिति को देख लेते हैं। ये प्राक्कलन समिति होती है, ये 1950 में इसका गठन हुआ था। 1950 में इसका गठन हो गया। कार्यकाल इसका भी 1 वर्ष का है सदस्यों का। ठीक है। और ये सत्ता पार्टी से होता है अक्सर इसका अध्यक्ष। 1 वर्ष का कार्यकाल होगा। और ये होती क्या है? सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने से रोकती है। ठीक है। अगला है, संसदीय समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? एक मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, नहीं हो सकता एक मंत्री। इसके अलावा प्राक्कलन समिति के सदस्यों को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों को लोकसभा के, तो ये बात गलत है इसमें। ठीक है। ये लोकसभा के जो अध्यक्ष सदस्य होते हैं ना, ये आनुपातिक मत पद्धति के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा इसमें। एक मंत्री प्राक्कलन समिति का सदस्य हो सकता है यदि उसे अध्यक्ष स्पीकर द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो ये भी गलत हो जाएगा इसका।
सार्वजनिक उपक्रमों की समिति के सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष, तो 2 वर्ष नहीं होता, तो इसका भी 1 वर्ष का होता है। जो सार्वजनिक कार्य उपक्रमों की समिति होती है, इसका भी 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। 22 सदस्य होते हैं इसमें भी, 15 + 7, ठीक है। लोक लेखा समिति की तरह लोकसभा के 7, वो 15, और राज्यसभा के लिए इससे 12 सदस्य होते हैं इसमें। तो इसका हो जाएगा केवल एक सही है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया गया है। किसमें स्पष्ट किया गया है? आर्टिकल 302 में क्या है? आर्टिकल 302 में व्यापार, वाणिज्य और समागम से है ये। व्यापार, वाणिज्य और समागम, इसके बारे में संसद की शक्ति है विधि बनाने की। आर्टिकल 194 में क्या है? इसमें 194 में तो इसमें दिया गया है जो राज्य विधानमंडल है, इनके सदस्यों की शक्तियां हैं। जो विधानमंडल होती है राज्यसभा की, इनके सदस्यों की शक्ति के बारे में बताया गया 194 में, ठीक है। 105 में किसकी है? संसद के सदस्यों की शक्ति के बारे में 105 में। इसमें 89 जोड़ेंगे तो 194 मिलता है, ठीक है, इसलिए। और 105 में क्या है? 105 में यही बात की गई है, ये जो मैंने बताया। 105 में क्या है? 105 में संसद के दोनों सदनों के और उनके सदस्यों की समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा के बारे में 105 में बताया गया है। उसमें 89 जोड़ देंगे तो 194 बनेगा। तो 194 जो है वो विधान मंडल के सदस्यों की शक्तियों के बारे में सेम यही चीज। 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और बाद में मुख्यमंत्री राज्यपाल से मंत्रियों की नियुक्ति की अनुशंसा करता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। आर्टिकल 163 में क्या है? आर्टिकल 163 में तो ये बनता है 74 में 89 जोड़ने पर, ठीक है। जो 74 में क्या था? 74 में था कि राज्यपाल के आर्टिकल 163 में है। 74 में क्या था? 74 में था राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका जो मुखिया होगा वो पीएम होगा। तो इसमें अगर 89 जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? 163 बनेगा। तो 163 में सेम यही बात किसके लिए? राज्यपाल के लिए होगी। तो राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, मंत्री परिषद, और उसका जो प्रमुख होगा वो सीएम होगा। प्रमुख कौन होगा? वो सीएम होगा, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 167 में क्या है? आर्टिकल 167 कब बनता है? 78 में कोई 89 जोड़ते हैं तब मिलता है। तो 78 में क्या था? आर्टिकल 78 में क्या था? इसमें जो प्रधानमंत्री है उसके राष्ट्रपति के प्रति अपने कर्तव्य के बारे में था। तो यही बात 167 में बताई गई है राज्यपाल के लिए। राज्यपाल के प्रति मुख्यमंत्री के क्या कर्तव्य होंगे, तो 168 में बताई गई है। 164 में क्या है? 164 में तो 164 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति और अन्य मंत्री नियुक्ति के बारे में। ये कब बनता है? इसमें 75 में को 89 जोड़ेंगे तब बनता है। तो 75 में ये बात की गई थी प्रधानमंत्री की नियुक्ति और अन्य मंत्री नियुक्ति के बारे में राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। तो यही बात 164 में की गई है किसके? राज्य जो मुख्यमंत्री होता है उसके लिए, राज्य के मुख्यमंत्री के लिए। 165 में क्या है? 165 में 89 में को कितना जोड़ेंगे हम इसमें? 165 में इसमें जोड़ना पड़ेगा हमें 76। और 76 में क्या था? 76 में था महान्यायवादी। महान्यायवादी था। तो 165 में क्या हो जाएगा? महाधिवक्ता हो जाएगा राज्य का। तो इस तरह से याद कर लेंगे, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? तो आर्टिकल 163 में 156, 156, 154, अलग अलग हो रहे हैं, तो ठीक है। तो पहले हम देखते हैं आर्टिकल 152 में क्या है। आर्टिकल 152 में क्या है? राज्यपाल के लिए देखते हैं बस हम। राज्यपाल, इसमें राज्य की परिभाषा है 152 में, ठीक है। 152 में राज्य की परिभाषा आ जाएगी 152 में। आर्टिकल 153 में क्या है? 153 में एक या एक से अधिक 2 राज्यों के लिए राज्यपाल होगा, राज्यपाल का पद आ जाएगा इसमें। 154 में कार्यपालिका शक्ति है राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। हालांकि इसकी भी ट्रिक है, लेकिन हमें 2-4 याद रखने हैं। 155 हो जाएगा। 155 में क्या है? इसमें राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा इसकी। 156 में क्या है? कार्यकाल है। कार्यकाल राष्ट्रपति की 7 पर्यंत या इच्छा तक। 157 में योग्यताएं हैं।
राज्यपाल की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत वर्णित मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या है? तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या है? मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देना, बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल 167 में ये बात की गई है और 78 में इसके बारे में बात की गई थी। तो ये प्रधानमंत्री के बारे में बात की गई थी 78 में, सेम बात। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि विधानमंडल के विश्रांति काल के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल के पास शक्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक हो जाएगा, 213। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 तक किसी भी भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सबसे लंबे समय तक महिला मुख्यमंत्री रहने वाली महिला का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक हो जाएगा, शीला दीक्षित। शीला दीक्षित हो जाएगी। 1998 से लेकर 15 वर्ष तक ये सीएम रही थी दिल्ली की। शीला दीक्षित कांग्रेस पार्टी से थी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के महाधिवक्ता की बात करता है? तो महाधिवक्ता की बात कौन करता है? 165। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल थे, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, थोड़ी डिटेल के साथ बताएं, इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो चुकी है ये।